हर प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमी टेक्स्ट लंका को 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर बताता है, यानी ठीक इक्वेटर पर। आज का श्रीलंका इक्वेटर पर नहीं है, वह उसके पास भी नहीं है। तो अगर लंका श्रीलंका नहीं था तो रावण का राज्य कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ? हमने इस सवाल को एक पहले वाले वीडियो में उठाया था और उसका रिस्पॉन्स असाधारण था। आप में से दसियों हजार लोगों ने कहा कि हमें और गहराई में जाना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा ही किया। यह कोई रिकैप नहीं है, यह पूरा केस है जो प्राइमरी एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट्स, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड और उन सबूतों पर आधारित है जिन पर ज्यादातर रिसर्चर्स ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ज्यादातर लोगों के लिए जवाब सीधा है, श्रीलंका। यह आइलैंड भारत के दक्षिणी छोर के ठीक पास है, नाम भी वही है और लोक परंपरा ने रावण जी का राज्य वही माना है जितना लोगों को याद है। यह मान लेना गलत नहीं लगता और लंबे समय तक कई सीरियस रिसर्चर्स ने भी इसे बिना ज्यादा जांच के स्वीकार कर लिया। लेकिन जब आप मूल ग्रंथों को ध्यान से देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को साथ में रखते हैं, तो तस्वीर कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, सिर्फ तमिलनाडु के तट के पास एक साधारण आइलैंड से कहीं अधिक। चलिए देखते हैं कि प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमी टेक्स्ट्स वास्तव में क्या कहते हैं। कई महत्वपूर्ण ग्रंथों में जैसे सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टीय और लघु भास्करीय लंका को एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बताया गया है। न कोई राज्य, न सोने की नगरी, बल्कि एक तय लोकेशन। इन ग्रंथों में एक प्राचीन प्राइम मेरिडियन का वर्णन है जो 3 जगहों से होकर गुजरता है, जिनका बार बार उल्लेख होता है। उत्तर में कुरुक्षेत्र, मध्य भारत में उज्जैन और इक्वेटर पर लंका। लंका को 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पर रखा गया है। सूर्य सिद्धांत में इसके लिए संस्कृत शब्द निरक्ष इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ है बिना लैटिट्यूड के। यानी लंका सिर्फ भारत के दक्षिण में नहीं थी, वह स्वयं इक्वेटर पर थी और उज्जैन की उसी मेरिडियन लाइन पर थी। अगर आप उज्जैन से वह सीधी रेखा दक्षिण की ओर खींचें और उसे इक्वेटर तक ले जाए तो आप श्रीलंका पर नहीं पहुंचते। श्रीलंका उस रेखा से कई डिग्री पूर्व में है और इक्वेटर से भी काफी उत्तर में है। दिए गए कोऑर्डिनेट्स मेल नहीं खाते। ये कोई छोटी या अनदेखी करने वाली बात नहीं है। हर प्रमुख भारतीय एस्ट्रोनॉमी टेक्स्ट लंका को टाइम करेक्शन कैलकुलेशंस के लिए बेस मानता है, जो पुराने समय में टाइम जोन्स जैसा काम करता था। लघु भास्करीय में तो साफ बताया गया है कि प्राइम मेरिडियन से दूर जाने पर समय कितना बदलता है। लंका पूरे एस्ट्रोनॉमिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का एंकर पॉइंट थी। अगर उसकी बताई गई जगह को सिर्फ प्रतीक या अंदाजा कहकर हटा दिया जाए तो फिर यह समझाना पड़ेगा कि उसी मेरिडियन पर बताए गए दूसरे स्थान कुरुक्षेत्र और उज्जैन असली और पहचाने जाने वाले स्थान कैसे हैं। अब वाल्मीकि रामायण को देखिए। जब सुग्रीव जी सीता जी की खोज के लिए दलों को भेजते हैं तो दक्षिण की ओर जाने वाले समूह को वे डिटेल्ड जियोग्राफिकल निर्देश देते हैं। वे यह नहीं कहते कि पास के संकरे समुद्री रास्ते को पार करके किसी निकट आइलैंड पर जाओ। वे बताते हैं कि यात्रा पश्चिमी घाट के साथ आगे बढ़े, मलय पर्वत से गुजरे, सदर्न टिप पर महेंद्र पर्वत तक पहुंचे और फिर वहां से समुद्र में बहुत दूर आगे बढ़े, लगभग 100 योजन दूर। वह दूरी लिटरल हो या सिंबॉलिक, दिशा साफ है। रास्ता बहुत दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की तरफ जाता है, आज के श्रीलंका से भी आगे। रामायण में लंका की डायरेक्शन के लिए नैऋत्य शब्द का उपयोग हुआ है, जिसका अर्थ है साउथ वेस्ट। रावण जी और उनके लोगों को भी नैऋत्य कहा गया है, यानी साउथ वेस्ट के लोग। लेकिन श्रीलंका भारतीय मेनलैंड के साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में नहीं। ये कोई छोटी सी गलती नहीं है, ये मूल ग्रंथ में दी गई डायरेक्शन के साथ सीधा विरोध है। एक और सबूत है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। अगस्त्य, जिसे वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी में कैनोपस कहा जाता है, रामायण की ज्योग्राफी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुग्रीव जी दक्षिण की ओर जाने वाले दल से कहते हैं कि वे अगस्त्य तारे को तभी देख पाएंगे जब वे भारतीय मेनलैंड के सदर्न मोस्ट टिप पर महेंद्र पर्वत तक पहुंच जाएं। ग्रंथ में अगस्त्य को ऐसे बताया गया है जैसे वह सदर्न सेलेस्टियल पोल के इतना पास हो कि वह दक्षिण का पोल स्टार जैसा बन गया हो। यह कोई काव्य भाषा नहीं है, यह एक सटीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है और यह इतिहास के सिर्फ एक खास समय से मेल खाता है। पृथ्वी की धुरी के प्रिसेशन के कारण कैनोपस लगभग 12,209 बीसी के आसपास सदर्न सेलेस्टियल पोल के उस स्थान पर था, यानी कॉमन एरा से लगभग 13,000 साल पहले। इसकी पुष्टि सूर्य सिद्धांत से भी होती है, जिसमें एक ऐसा समय दर्ज है जब 2 चमकीले तारे एक साथ पोल स्टार की तरह माने गए। उत्तर में अभिजित यानी वेगा और दक्षिण में अगस्त्य यानी कैनोपस। अलग अलग स्रोतों से मिले कई संकेत एक ही तारीख पर आकर मिलते हैं, 13,000 साल पहले। अब यहाँ जियोलॉजी बहुत जरूरी हो जाती है। लगभग 14,000 साल पहले लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम के दौरान और उसके तुरंत बाद
ग्लोबल सी लेवल्स आज की तुलना में लगभग 120 से 140 मीटर नीचे थे। इतनी गहराई पर भारत और श्रीलंका के बीच का कम गहरा सी बेड पूरी तरह सूखी जमीन था। कोई स्ट्रेट नहीं था, कोई ओशन क्रॉसिंग नहीं थी। श्रीलंका सीधे भारतीय मेनलैंड से जुड़ा हुआ था, एक लगातार लैंड ब्रिज के साथ, और यह जुड़ा हुआ हिस्सा आज की कोस्टलाइन से भी काफी आगे दक्षिण तक फैला हुआ था। तमिलनाडु के प्रोफेसर रामास्वामी की रिसर्च ने उन प्राचीन नदी प्रणालियों का नक्शा बनाया है जो कभी उस जमीन पर बहती थीं जो आज समुद्र के नीचे है। ताम्रपर्णी और वैगई नदियां जो आज भारत के साउदर्न टिप के पास समुद्र में मिलती है, पहले उस सूखी जमीन पर आगे तक बहती थीं जो अब सीबेड बन चुकी है। उनके काम में तमिलनाडु के पूर्वी तट पर बहुत पुराने पोर्ट स्ट्रक्चर्स का भी उल्लेख है जो लगभग 20,000 साल पहले तक के बताए जाते हैं और समुद्र के स्तर बढ़ने के साथ अलग अलग चरणों में डूबते गए। पहले एक पोर्ट डूबा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ये सभी कोस्टल फ्लडिंग के जाने पहचाने समय से मेल खाते हैं। अगर रावण की लंका इक्वेटर पर उस प्राचीन प्राइम मेरिडियन के साथ थी तो वह आज के इंडियन ओशन के नीचे होती, मॉडर्न मलेशिया के पूर्व में और सुमात्रा के दक्षिण में। वह जमीन 14,000 साल पहले मौजूद थी, आज वह नहीं है। सुंदा शेल्फ जो मॉडर्न इंडोनेशिया को मेनलैंड एशिया से जोड़ता था, उसी दौर में समुद्र के नीचे चला गया। कुछ ही हजार सालों में ऐसे पूरे भूभाग जो मानव आबादी को सहारा देते थे, राइजिंग वाटर्स के कारण डूब गए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इस कहानी में एक और लेयर जोड़ता है। श्रीलंका नाम काफी नया है। इस आइलैंड को सदियों तक सिम्हल द्वीप कहा जाता था और अरब ट्रेडर्स इसे सेरेंडिप कहते थे। यूरोपियंस ने इसका नाम सेलोन रखा। आधिकारिक रूप से श्रीलंका नाम 1972 में अपनाया गया और पीछे जाए तो लगभग 2000 साल पहले ग्रीक जियोग्राफर टॉलेमी ने एक आइलैंड का जिक्र किया जिसे उन्होंने टैप्रोबान कहा, जो शायद ताम्रपर्णी नाम से निकला था। उनके नक्शों में टप्रोबेन ऐसी जगह दिखाया गया है जो लगभग मॉडर्न श्रीलंका से मिलती है, लेकिन बाद के यूरोपियन कार्टोग्राफर्स ने इसमें अंतर नोट किया। कुछ ने टप्रोबेन को फैंटम आइलैंड कहा क्योंकि उसका बताया गया स्थान नए और बेहतर नक्शों से मेल नहीं खाता था। कुछ ने उसे श्रीलंका की जगह सुमात्रा से जोड़ा, यानी उसकी लोकेशन उतनी तय और साफ नहीं थी जितनी आज आम तौर पर मान ली जाती है। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडियन राइटर्स ने खुद क्या रिकॉर्ड किया। 8वें से 12वें सेंचुरीज के बीच कई पोएट्स और ड्रामेटिस्ट्स ने लंका और सिंहला को दो अलग प्लेसेस बताया। 9th सेंचुरी के राइटर मुरारी लिखते हैं कि राम जी लंका छोड़ने के बाद ही सिंहल द्वीप के ऊपर से उड़ते हैं, जिससे साफ होता है कि दोनों सेम लोकेशन नहीं थे। 9वीं और 10वीं सेंचुरीज में लिखने वाले राजशेखर के वर्क्स में रावण जी खुद लंका को सिंहला के साउथ में बताते हैं। उनके टेक्स्ट्स में लंका और सिंहला के किंग्स का अलग अलग मेंशन है और रावण जी सिंहला के किंग को अपने से अलग व्यक्ति के रूप में बताते हैं। यह डिस्टिंक्शन सिर्फ ड्रामा और पोएट्री तक सीमित नहीं है। अगस्त्य जी की ट्रैवल्स के अकाउंट्स में 7 आइलैंड्स का जिक्र है और सिंहला और लंका को अलग अलग लोकेशंस के रूप में बताया गया है। श्रीमद् भागवत में जैसा कि शुकमुनि द्वारा बताया गया है, उसमें भी सिंहला और लंका को 2 डिफरेंट प्लेसेस माना गया है। ये कोई छोटे या अनजान संदर्भ नहीं है। ये क्लासिकल इंडियन सिविलाइजेशन के मेजर लिटरेरी और स्क्रिप्चुरल वर्क्स से आते हैं, अलग अलग सेंचुरीज और जॉनर्स में लिखे गए, और ये लगातार लंका और उस आइलैंड को, जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं, 2 अलग प्लेसेस मानते हैं। महाभारत, जो लगभग 7500 साल पहले की घटनाओं पर आधारित माना जाता है, उसमें भी लंका की एग्जैक्ट लोकेशन साफ नहीं बताई गई है। जब सहदेव जी राजसूय अभियान के दौरान दक्षिण की ओर जाते हैं तो वे विभीषण से मिलते हैं, लेकिन टेक्स्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि लंका ठीक कहाँ थी। महाभारत के समय तक ऐसा लगता है कि रावण की लंका की सही जगह पहले ही स्पष्ट नहीं रही थी। यह बात समझ में आती है अगर असली स्थान महाभारत की घटनाओं से हजारों साल पहले ही समुद्र के नीचे चला गया हो। जब इन सभी सबूतों को एक साथ रखा जाता है तो रावण की लंका को मॉडर्न श्रीलंका मानना मुश्किल हो जाता है। प्राचीन एस्ट्रोनॉमी टेक्स्ट्स लंका को इक्वेटर पर एक खास मेरिडियन के साथ रखते हैं। श्रीलंका इक्वेटर पर नहीं है। रामायण लंका को साउथ वेस्ट में बताती है, श्रीलंका साउथ ईस्ट में है। अगस्त्य तारे की स्थिति जो साउथ के पोल स्टार जैसी बताई गई है, रामायण के ऑब्जर्वेशंस को लगभग 12,000 BC के समय से जोड़ती है, जब सी लेवल्स इतने नीचे थे कि भारत के साउथ में इक्वेटर के पास जमीन मौजूद थी। इंडियन राइटर्स ने 1000 साल से भी अधिक समय तक लंका और सिंहला आइलैंड को अलग अलग स्थान माना, और महाभारत, जो रामायण के हजारों साल बाद की कथा है, उसमें भी लंका की लोकेशन साफ नहीं मानी गई। इनमें से कोई भी बात यह अंतिम रूप से साबित नहीं करती कि रावण की लंका ठीक कहाँ थी।
वह इक्वेटर के पास की जमीन जहां वह रही हो सकती थी आज समुद्र के नीचे है और उस क्षेत्र में अंडर वाटर आर्कियोलॉजी अभी अपने शुरुआती चरण में है। रावण जी की लंका जहां भी कभी रही हो, सबूत ये कहते हैं कि वह वहां नहीं थी जहां हम अब तक देखते आए हैं।